वो कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने फिर सख्ती के आदेश दिए हैं, सख्त कार्रवाई की बात कही है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 2 दिन पहले कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई है, कुछ जगहों पर बमबारी हुई है, फायरिंग हुई है। अलीगढ़ हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, गोरखपुर, पीलीभीत हो या फिर गोंडा, देवरिया, सभी जगहों की तस्वीरें करीब एक सी दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर तो हाथापाई और मारपीट की घटना भी हुई है। हालात तो काबू में करने के लिए पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज भी किया है। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं करने दिया और नामांकन के पर्चे फाड़ दिए। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन किया। पीलीभीत से हमारे सहयोगी परवेज सीधे जुड़ रहे हैं। परवेज, कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई है, क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं जब कई सीटों पर आज मतदान है 11 से 3? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहां पर अमरिया ब्लॉक है जहां पर जमकर मारपीट हुई थी। उसके बाद रात में जो है बरखेड़ा ब्लॉक में 2 प्रत्याशियों में, समाजवादी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों में मारपीट हुई। यानी कि यहाँ पर आपको पूरा आंकड़ा बताते चले कि यहाँ पर 7 ब्लॉकों में चुनाव होना था, जिसमें 2 बीजेपी ने निर्विरोध चुन लिए गए थे। उसके बाद आज 5 ब्लॉकों में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर हिंसक झड़पें हुई थी और काफी मारपीट देखने को मिली थी। और अब इसीलिए सख्ती भी बरती जा रही है और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए आदेश भी दिया गया है। अजीत, लेकिन जो सबसे खास बात है कि पिछले 2 दिनों में कई जगह हिंसक वारदातें पेश आई है। आज किस तरह से आश्वस्त किया गया है कि अब ऐसी हिंसक वारदात ना हो, क्योंकि आज तो मतदान हो रहा है कई जगहों पर? देखिए, बिल्कुल जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनकी खरीद फरोख्त की संभावना रहती है, उनके अपहरण की संभावना रहती है। और जो हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं सतर्क हो गई, प्रशासन के लोग सतर्क हो गए और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया, डीजी की तरफ से निर्देश दिया गया, सभी डीएम से एसपी को कहा गया कि जो भी संवेदनशील बूथ है और जहां इस बात की संभावना है कि वहां विवाद हो सकता है, सारे अधिकारी मौके पर रहेंगे। अगर कोई अधिकारी मौके पर नहीं रहता और विवाद होता है तो सीधे उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी कल ही मुख्यमंत्री ने तय कर दी। बिल्कुल, यानी पिछली वारदातों के बाद अब सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए। वहीं एक और बेहद अहम खबर, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जिसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने देश में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होने की बात पर जोर दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति से ताल्लुक रखता हो। तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भारत धर्म, जाति और संप्रदाय जैसी चीजों से ऊपर उठ चुका है और आधुनिक हिंदुस्तान में इस तरह की बंदिशें खत्म हो रही है। इसीलिए अब शादी और तलाक दोनों में दिक्कत आ रही है और इसीलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, यह कोर्ट ने कहा है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय का क्या कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह टिप्पणी क्यों की, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस तलाक के मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी उसमें महिला मीणा जाति से संबंधित है, जबकि पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग कर रहा है। महिला का दावा था कि वो मीणा जाति से संबंधित है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता और इस तरह के मामलों पर फैसला पंचायत लेती है। ऐसे में कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था
कि तलाक पर निर्णय हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो या फिर मीणा जनजाति के नियमों के हिसाब से किया जाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, आप बेहद नजदीक से नजर बनाए हुए थे कोर्ट के इस फैसले पर। इस पूरे मामले में जो बात कोर्ट ने सामने रखी है वो क्या? देखिए, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। 27 पन्नों का उन्होंने अपना आदेश में साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अब देश को जरूरत है यूनिवर्सल सिविल कोड की, ताकि अब देश में हर किसी के लिए एक ही कानून लागू हो। दरअसल अब उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा है कि अब जो लोग हमारे देश में रहते हैं सभी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ चुके हैं, और इसी वजह से जो है अब कानून एक ना होने की वजह से कि शादियों में और डाइवोर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। दरअसल एक मामला फैमिली कोर्ट निचली अदालत के सामने आया था, जिसमें पति जो है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक डाइवोर्स चाहता था, तलाक चाहता था, और पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और इस मामले पर निचली अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने जो पति थे उनकी याचिका को रद्द कर दी थी, और उसी के अपील में जो है पति हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जो पति की जो अपील थी उसे स्वीकार कर लिया है, और फैमिली कोर्ट को कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डाइवोर्स के केस में ये पूरी तरीके से सुनवाई करें। और उसी पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिवर्सल सिविल कोड की आज आवश्यकता है। 1985 में उन्होंने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में साफ साफ लफ्जों में कहा था कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर देना चाहिए, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी, उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू नहीं हुआ। लिहाजा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कानून मंत्रालय को उनके आदेश की कॉपी और 1985 में दिए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट के, उस दोनों आदेश की कॉपी को कानून मंत्रालय को भेजा जाए, ताकि वो इस पर विचार कर सके। यानी सीधे सीधे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कुछ करे, ताकि जो यानी अब केंद्र सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया है। वरिष्ठ वकील एसके झा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एसके झा साहब, दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना कि अब इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को एक समान कानून से फैसला उनका किया जाए, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? साहब, ऐसा है कि 1960 में मीणा कम्युनिटी को आदिवासी समाज में जोड़ा गया था। आज मीणा समाज के कई सारे लोग अच्छी एजुकेशन पाकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। अब जब उनका किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उन्हें यह कहा जाता है कि आप पंचायत में जाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 7 SCC 192 में पंचायत को बैन कर दिया है। अब कोई भी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो जी, उनको तलाक लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे क्लाइंट थे सत्यप्रकाश मीणा, वो भी मीणा कम्युनिटी से हैं और उनकी वाइफ भी मीणा कम्युनिटी से है। शादी सारे हिसाब से हिंदू रीति रिवाज से की गई थी, वो हिंदुआइज्ड हो गए थे, लेकिन उन्हें तलाक के लिए पंचायत में जाने को कहा जा रहा था। इस कारण हमने हाई कोर्ट में अपील की थी और माननीय हाई कोर्ट ने सारे फैसला को, अलग अलग हाई कोर्ट के फैसला को देखते हुए और ये सुप्रीम कोर्ट का जॉर्डन डिंगदेव वर्सेस एसएस चोपड़ा वाले केस को देखते हुए फिर से केंद्रीय सरकार को आदेश दिया है कि आप इस केस को देखें और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में एक कदम बढ़कर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब खुद हाई कोर्ट ने यह बात कह दी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का रिएक्शन क्या है। कानून बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन कानून बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंट की है। कौन सा कानून बनाए, कौन सा ना बनाए। इसलिए अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर है, उनको डायरेक्शन देने का कोई हक नहीं है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे।
नीरज, हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर हाईकोर्ट ये कह रहा है कि अब केंद्र सरकार देखे इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वक्त आ गया है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से इस आदेश के बाद? देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये मत रहा है, उनके तो एजेंडे में भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बार बार इस बात की दुहाई दी जाती रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहती है कि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता, और बाकी दूसरी पार्टियों का भी लगभग इसी तरह का मत है। विपक्ष की पार्टियों की अगर बात करें, शिवसेना की बात करें, आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक का मसला 2016-17 में उठा था, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बहुत तूल पकड़ा था, तब भी विपक्षी पार्टियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तब की सहयोगी शिवसेना ये कहती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो भी समर्थन करती रही है। तो अब जबकि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद और लॉ मिनिस्ट्री को पूरे फैसले की कॉपी भेजने के बाद अब ये बहस का मुद्दा तो होगा ही आने वाले वक्त में। देखना होगा कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है कि नहीं, केंद्र सरकार का स्टेप क्या होता है इस पूरे मामले में, जबकि हाईकोर्ट ने ये बात कही।